हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एसएससी जीडी का सेट नंबर 16 और जो भी पीडीएफ के लिए आए हैं वो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद कहीं किसी तरह का दिक्कत है तो आप अपना सुझाव, अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और बिहार एसएससी का चल ही रहा है सेट प्रैक्टिस, और रात के 9 बजे लाइव हम डेली आ रहे हैं। जिसको फाउंडेशन मैथ पढ़ना है वो आइए और जुड़िए। तो अब करते हैं प्रश्न संख्या 41 से। कहता है किसी हौज को एक नल ए 4 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी 6 घंटे में भर सकता है, और पूरे भरे हौज को नल सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरने में क्या समय लगेगा? तो देखिए, दो भरने वाला है। एक है ए जो 4 घंटे में भरता है, दूसरा है बी जो 6 घंटे में भरता है, एक सी है जो खाली करने वाला है, वो 8 घंटे में खाली कर देता है। तो टंकी की क्षमता मान लेते हैं एलसीएम लेके, 6 4 8 का एलसीएम लेंगे तो 24 होगा। अब यहाँ से हम समझेंगे कि 4 घंटा में 24 तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 6 घंटा में 24 तो 1 घंटा में 4 भरेगा। ये 8 घंटा में खाली करेगा 24 तो 1 घंटा में 3 खाली करेगा। माइनस से सिर्फ इतना मतलब है कि वो खाली करने वाला है। अब कहता है तीनों का एक बार खोल दिया जाए तो टंकी भरने में क्या समय लगेगा? तो देखिए, भरना है 24, तीनों को खोलिएगा तो ये 6 भरेगा, ये 4 भरेगा और ये 3 खाली कर देगा। इस तरीके से 24/6 4 10 में से 3 गया, 7 घंटे लग जाएंगे। लेकिन उत्तर आपका मिनट में है तो इसको आप तोड़ेंगे तो 7 या 21 हो गया, 7 या 21 3 24, 3 घंटे और 3/7 मिनट। तो देखो 3 घंटे तो हो ही गए, अब प्लस 3/7 मिनट है, ठीक है। सॉरी 3/7 घंटे हैं, चूँकि पूरा घंटा में बाबू, 3 भी घंटा में, आई भी घंटा में। इस घंटा को बदलेंगे मिनट में तो 60 से गुना करेंगे, है ना। तो हो जाएगा 3 घंटे और 6 या 18, 180/7 मिनट। तो यहाँ से आप कर सकते हैं 3 घंटे और भागा देंगे तो लगभग 26 मिनट आएगा। कितना आएगा जी? लगभग 26 मिनट आएगा। पूरी एग्जैक्ट नहीं कटेगा लेकिन लगभग में 26 मिनट आएगा। इस तरीके से आपका उत्तर हो जाता है सी। आगे कहता है ए और बी एक साझे में, मतलब एक साझेदार व्यापार शुरू करता है। ए का निवेश बी के निवेश से 6 गुना है, 3 गुना है। 2 आदमी हैं ए और बी। सबसे पहले पूंजी की बात करें तो जो ए का निवेश है वो बी से 3 गुना है, मतलब अगर बी ने 1 लगाया तो ए ने 3 लगाया। अब कहता है जो समय की अवधि है ना वो बी के समय की अवधि से दोगुना है, मतलब अगर ये 1 महीने के लिए पैसा लगाया तो ये 2 महीने के लिए लगाया। ये है भाई साहब टाइम हमारा। तो इस तरीके से जो लाभ का अनुपात होता है ना, प्रॉफिट, वो होता है कैपिटल गुने टाइम। तो इसका 6, इसका 1 है ना, 2 या 6, 1 कम 1, मतलब इसको प्रॉफिट 6 मिलेगा तो इसको प्रॉफिट 1 मिलेगा। इस रेशियो में बटेगा। अब कहता है यदि बी को लाभ के रूप में 4000 मिला, है ना जी, तो देखो इसको 1 मिला, प्रश्न में कहता है नहीं 4000 रुपया मिला, 1 यूनिट 4000, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 6 रुपया इसको और 1 रुपया इसको, 7 यूनिट। पूछता है कुल प्रॉफिट, अगर पूछता ए का प्रॉफिट तो इसमें 4000 गुना करते, लेकिन पूछा रहा है टोटल प्रॉफिट। तो 6 इसको मिला, 1 इसको मिला, 7 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 4000, तो 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 28,000 रुपया टोटल प्रॉफिट होता है। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न संख्या है 43। कहता है 2 रेलगाड़ियाँ दिल्ली से देहरादून के लिए 10 बजे और 10:30 बजे निकलती है। देखिए, दिल्ली से देहरादून, तो मान लेते हैं यहाँ है दिल्ली और यहाँ है देहरादून। ये है दिल्ली और ये है देहरादून, ठीक है। एक गाड़ी निकलता है क्या बजे जी? 10 बजे। दूसर का निकलता है 10:30 में, ठीक है। जो पहला गाड़ी है उसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है दिल्ली से कितने दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक साथ मिलेगी? देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, ई चला 10 बजे, ई चला 10:30 बजे, मतलब ये आधा घंटा पहले चला, ठीक है। तो पहले टाइम एक ही समय पे दोनों का चलाएंगे। मतलब कैसे? देखो,
जब दूसरा गाड़ी 10:30 बजे यहाँ से खुला तब तक ये आधा घंटा आगे चल गया होगा, चूँकि 10 बजे ही खुल गया था आधा घंटा पहले। हाँ ठीक सर। उसके बाद अब हमें बताइए 10:30 बजे दूसरा रेलगाड़ी यहाँ से खुला तो पहल का कहाँ था, तो हम 10:30 बजे पहल का रेलगाड़ी आधा घंटा चल गया तो मान लेते हैं यहाँ था। अब 1 घंटा में 60 चलता है तो आधा घंटा में कितना चला होगा, तो आप कहेंगे सर 1 घंटा में 60 किलोमीटर तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर, यानी ये रेलगाड़ी जो थी यहाँ पहुँच गई। ठीक है, और ये रेलगाड़ी अभी यहीं से खुल रही है। ठीक, अब दोनों के बीच में दूरी कितना का, 30 किलोमीटर का। तो कहता है जब गाड़ी मिलती है दिल्ली से कितने दूरी पे मिलती है, इसका मतलब गाड़ी कहीं मिल रही है। तो हम देखेंगे गाड़ी पहले कितने समय बाद मिल रही है। ठीक है, तो जब दोनों गाड़ी मिलेगी तो मिलने के लिए क्या करना होगा, ये 30 किलोमीटर का फासला है उसको तय करना पड़ेगा। हाँ सर करना पड़ेगा। तो समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी हमारा 30 किलोमीटर, चूँकि यही तो बीच में दूरी है, इसी को तो मिटाना है। हाँ, तो समय बराबर दूरी और बटे चाल। चाल क्या होगा, एक रेलगाड़ी जा रही है फिर पीछे से एक रेलगाड़ी जा रही है तो चाल दोनों का, दो चीज़ें एक बार गतिशील हो गई तो जो चाल है ना उसको बोलते हैं अपेक्षिक चाल लगेगा, सापेक्षिक चाल भी कह सकते हैं। तो जब एक ही दिशा में गाड़ी जाए, दिल्ली से देहरादून की ओर दोनों एक ही दिशा में जा रही है और दोनों, तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका 75 इसका 60 घटा के कितना हो जाएगा जी, 15। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 2 घंटा कट जाएगा, यानी 2 घंटा बाद मिलेगा। अब 2 घंटा कहाँ से, 2 घंटा यहाँ से, यहाँ मतलब कै बजे, 10:30 बजे। तो सोचो 2 घंटा बाद मिलेगा यहाँ से, तो ये 2 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा। तो ये पहल का ट्रेन में जो है ना 1 घंटा में 60 तय करता है, तो 2 घंटा में 120 किलोमीटर तय करेगा और 30 किलोमीटर पहले चल दिया था, यानी कुल 150 किलोमीटर चल दिया था ट्रेन ये पहल का, कहाँ से, दिल्ली से, यानी 150 किलोमीटर चल गया। मान लेते हैं यहाँ आया तो यहाँ जाके ये मिल गया। अन्यथा आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 2 घंटा बाद मिला, कहाँ से, 10:30 बजे से। तो 10:30 बजे ये चला था यहाँ से, ठीक है, 2 घंटा, तो 1 घंटा में चलता है 75, तो 2 घंटा में कितना, 150। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 150 किलोमीटर दिल्ली से दूर था जब दोनों ट्रेनें आपस में मिली थी। आगे एक प्रश्न है, अच्छा रुको 1 सेकंड, इसको मिटा लेते हैं। देखो, एक होता है वर्ग, एक होता है आयत, एक होता है समचतुर्भुज, एक होता है समांतर चतुर्भुज। अब देखो बनाते हैं समांतर चतुर्भुज। प्रश्न कहता है एक समांतर चतुर्भुज के भुजाओं का अनुपात 5:4 है। यहाँ हम समांतर चतुर्भुज बना लिए हैं, बड़ा भुजा 5, छोटा भुजा 4 अनुपात में है। क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई 20 है, तो छोटी भुजा पर लंब की लंबाई क्या होगी। देखिए पहले प्रश्न को समझिए, उत्तर तो बना ही लेंगे। देखो एक और बनाते हैं भैया आपके समझ के लिए, ठीक है, हमने बना लिया। देखो अगर इस पर लंब खींचना हो ना, इस पर क्या खींचना हो, लंब, तो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ से खींच लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि बड़ी भुजा पर हमने लंब खींच लिया, जिसका लंबाई दे रखा है 20। बड़ी भुजा पर खींचा लंब, इसकी लंबाई है 20 इकाई, यानी 20 है। तो छोटी भुजा पर लंब क्या होता है, तो देखो अगर यहाँ से हम खींच दें लंब, तो ये जो है ना छोटी भुजा के ऊपर लंब हो गया, तो इसी का लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का एरिया, वो क्या होता है, तो वो होता है आधार गुने ऊंचाई। अब ऊंचाई कौन वाला सर, तो कोई वाला ऊंचाई ले लीजिए, चाहे ए वाला ऊंचाई ले लीजिए चाहे ए वाला, है ना। अगर ई ऊंचाई लीजिएगा तो आधार हमारा 5 बनेगा, जबकि अगर ई ऊंचाई लीजिएगा तो आधार हमारा ई वाला बनेगा। मतलब ये जो 5 है ना 4x है, तो हमारा ई लंब लेंगे तो आधार हमारा 4x बनेगा, ई वाला लंब लेंगे तो आधार हमारा नीचे वाला बनेगा। ठीक है, तो इसका आधार कितना 5x, ऊंचाई कितना 20, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1000, काटो 20 बचे 100 से 100 कट गया, तो x बराबर क्या हो गया 10। मतलब ये 5x कितना हो जाएगा 50, क्योंकि x बराबर 10 है। ये 4x कितना हो जाएगा 40, ये हो गया 40, ये हो गया 50। फिर लगाओ एरिया वाला फार्मूला आपकी इधर से, अब कि इसका
आधार गुना ऊंचाई, आपकी आधार कितना हो जाएगा 4x यानी 40, और ऊंचाई हमको पता नहीं है तो h यही तो निकालना है h। अब बराबर कितना हो जाएगा 1000, तो h बराबर कितना हो जाएगा 40 दूना 80 और 40 पचे 20 से h बराबर हो जाएगा 25 इकाई, यानी ई जो है ना भाई साहब ये कितना है 25। कहता है बी और सी एक काम को 12 दिन में कर सकता है, सी और ए उसे 8 दिन में कर सकता है, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकता है, तो ए बी मिलकर कितना दिन में करेगा। देखो लिख लेंगे बी और सी 12 दिन में, तो ऐसे लिखेंगे बी प्लस सी 12 दिन और सी प्लस ए 8 दिन है ना जी, 8 दिन, और तीनों मिल के यानी ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, हाँ तीनों मिल के कई दिन में 6 दिन में। तो कुल काम मान लेते हैं, तो कुल काम मान लेते हैं 12 8 6 का एलसीएम 24। 12 दिन में 24 काम तो एक दिन में 2 काम, 8 दिन में 24 काम तो एक दिन में 3 काम, 6 दिन में 24 काम तो एक दिन में 4 काम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, बी प्लस सी एक दिन में कई काम करेगा 2 काम, बी प्लस सी एक दिन में 2 काम करेगा यहाँ से, तो ए कितना काम करेगा, तीनों मिलकर कुल 4 काम कर रहा है, 4 काम में बी सी 2 काम कर रहा है, तो ए कितना काम करेगा पर डे 2 काम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देते हैं। देखो ए और सी पर डे कितना काम कर रहा है 3 काम, तो ए और सी 3 काम कर रहा है और ए यहाँ पे 2 काम कर रहा है, तो सी अकेला का काम करता होगा 1 काम, यानी सी का 1, और ए बी सी मिलाओगे तो 4 होना चाहिए, जबकि 2 1 3 हो रहा है, तो बी का मान कितना रखना होगा 1, तब ना 2 1 3 1 4 होगा जी। कोई बात नहीं। अब कहता है कहाँ गया ए और बी मिलकर, तो 24 काम को करना है ए और बी, तो ए और बी मिल के, तो 24 ए एक दिन में कई काम 2 काम और बी 1 काम, तो 24/3 कई दिन लग जाएगा जी, 8 दिन में कर लेगा। अगला प्रश्न कहता है एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। देखो 20 लड़का है, उसका औसत है 12 वर्ष, तो कुल कितना हो जाएगा 240 वर्ष हो जाएगा। 5 नए लड़के को कक्षा में दाखिला दिया जाता है जिनका औसत आयु 7 वर्ष है। 5 लड़का नया आया, नया, और सबका औसत 7 है, 7 वर्ष है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा जी 5 7 बी मने वो आए, लो हटा देते हैं। 20 लड़का था, औसत 12 था, तो 240 हुआ। अब की बार 5 लड़का आया, सबका औसत कितना है 7, तो 7 5 35 हो गया। कुल कितना हो गया जोड़ के 275। अब बोलता है नया औसत, तो कुल उम्र 275 और लड़कों की संख्या 20 पहले 5 बाद में 25, तो काटोगे तो कितना हो गया 11 साल हो गया नया औसत। इसका दूसरा तरीका बता दें कि छोड़ दें? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है अगला प्रश्न संख्या 47, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यदि उस वस्तु के उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखो आगे पहला लाइन में है अंकित मूल्य के 2/3, तो यहाँ से समझ जाना है अंकित मूल्य का, किसका, तो अंकित मूल्य का। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है 3, तो अगर हमने मान लिया कि अंकित मूल्य 3 है, तो इसको कितना में बेच रहे हैं 2 में। अब कहते हैं 10% का फ़ायदा हो, कुछ ही होता है जी, 10% की हानि होती है। देखो भाई हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, 2 और 3 लेके बनाओगे ना बहुत दिक्कत होगा। देखो एक तरीका और आ गया दिमाग में, कर ही देते हैं। 3 तरह का मूल्य होता है, CP SP MP। अंकित मूल्य कितना 3, तो विक्रय मूल्य कितना 2, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है 10% की हानि होती है, तो हम ये भी जानते हैं कि 10% बराबर होता है 1/10, चूँकि हानि है तो माइनस, मतलब हानि तो होता है क्रय मूल्य पे, तो 10 रुपया अगर क्रय मूल्य है तो 1 का हानि 9 में बेचेंगे, यानी 10 में खरीद के कितना में बेचेंगे 9 में। एक जगह विक्रय मूल्य 2 है, एक जगह विक्रय मूल्य 9 है, तो इस कंडीशन में बराबर करना होगा। इसको 9 से गुना कर दो, इसको 2 से गुना कर दो, इसको भी 9 से गुना कर दो, इसको भी 2 से गुना कर दो। 20 में ख़रीदा
₹27 प्रिंट किया और 18 में बेच दिया। तो क्या कहता है इसका लाभ परसेंट। अब आप ही बताओ, 20 में खरीद के 18 में बेचोगे? नहीं, कहता है यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी इस पर नहीं बेचा जाए। किस पर बेचा जाए? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है? 27। तो 20 की जगह 27 पे बेचोगे तो कितना का प्रॉफिट होगा? 7 का प्रॉफिट। कितना पे? 20 पे। तो 100 पे कितना? 20 से काटो, 20 पच्चे 100, 7 पच्चे 35% का प्रॉफिट होगा बाबू। ठीक है, अगला प्रश्न रोक के मिटा लेते हैं। आज एक 66 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में दूसरी 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 0.168 मिनट में पार करती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो पहली रेलगाड़ी किस चाल से चल रही है? देखो बाबू, कुछ नहीं करना है। जब एक दूसरे को पार करती है तो तय की गई दूरी दोनों रेलगाड़ी के लंबाई के योगफल के बराबर होगा। यानी एक 88 मीटर है, एक है 66 मीटर, जोड़ोगे तो 814, 814 1 15, यानी दूरी हमारा हो जाएगा 154 मीटर। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। अरे हम जोड़े हैं, गलती, कुछ नहीं जोड़े हैं बाबू। 88 + 66 जोड़े हैं तो 154 मीटर। अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, वही चीज़ है दोनों जगह। अब दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो एक दूसरे का चाल दे रखा है, तो पहला का चाल हम मान लेते हैं x। देखो यहाँ पर लगेगा सापेक्षिक चाल, एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घट जाएगा, तो पहला से हमने दूसरा को घटा दिया। तो दूरी बराबर चाल गुने समय कितना है? 0.168 मिनट। देखो सही करना है। ये है मीटर में, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना जी, यानी किलोमीटर में है और घंटा में है, आई मिनट में है। तो सब गलत है, सबको एक ही टाइप पे राशि में बदलेंगे। नहीं समझे? देखिए इसको बदलेंगे किलोमीटर में, तो 1000 से भागा देंगे। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको रहने देंगे। इसको हम लिखेंगे 168/1000। ये किस में है? मिनट में। मिनट में है। अभी सब घंटा में है, यहाँ पे चाल आई मिनट में है। गलत बात है, तो बदलेंगे घंटा में, तो 60 से भागा देंगे। 1000 से 1000 कट जाएगा। ठीक है, अब काट लो। और कैसे कटेगा? काटो काटो काटो, हम काटते हैं। देखो 2 से काटो, 30 दूनी 4 से काटो डायरेक्ट, 15 चौके 60, 4 से काटो, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8। ठीक है, और किससे कटेगा? 7 से कटेगा। देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 से काटो, 7 छौके 42 और कटेगा, काट दो। देखो 3 दूनी 6, 11 दूनी 22। अब रहने दो, घचपच हो गया। 11 बराबर x - 30 गुने 3/15 और कटेगा 3 × 5 = 15। ये 5 जाके गुना होगा तो क्या हो जाएगा जी? 55 बराबर x - 30। 30 जाकर जुड़ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 85 बराबर x। यानी जो दूसरा पहला रेलगाड़ी की चाल है वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा जी? 85 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं बाबू, होना चाहिए। आगे वाला प्रश्न कहता है एक साइकिल को 880 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। देखो 20%, प्रश्न संख्या 49। तो 20% का हानि है भैया, इसका मतलब होता है 1/5 हानि होता है क्रय मूल्य पे। अगर हमने मान लिया क्रय मूल्य 5 था तो 5 का 20% 1 का हानि हुआ होगा, है ना जी? 1 का क्या हुआ होगा? लॉस। तो कितना में बेचा होगा? तो आप कहेंगे सर 5 में 1 का लॉस, तो बेचा होगा 4 यूनिट में। अब बेच कितना में रहा है? 880 में। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 220। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 यूनिट, यानी 5 1 यूनिट 220। तो 1100 रुपये में ख़रीदा था इसने। अब कहता है 10% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेंगे? तब भी क्रय मूल्य 1100 रुपया है और लाभ कितना? 10% का। तो 10% बराबर होता है 1/10। लाभ लेना है तो प्लस 1/10, 10 और 1 क्या हो जाएगा? 11/10। 11 11 121 1 0। मतलब इसको 10% लाभ लेने के लिए बेचना होगा 1210 रुपये में बाबू। देखो कहता है दो संख्याओं का LCM और HCF दे रखा है। तो जी देखो
तो हम जानते हैं कि LCM गुने HCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। LCM है 864, HCF है 144। तो पहली संख्या दे रखा है 288, दूसरे की क्या होगा? ये काटोगे 2 बार में, ये काटोगे 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, दूसरी संख्या हो गई 432। आगे कहता है एक संख्या को 133 से भागा देते हैं तो शेषफल 21 बचता है, उसी को 19 से भागा दीजिए। तो पहले शेष बच रहा था ना 21, उसमें भागा दे दीजिए 19 से, तो शेषफल बचेगा 2। घबराना वाली बात नहीं है, पढ़ाएंगे रिमाइंडर थ्योरम। आगे वाला प्रश्न है ना, देखिए एक है 5/14, इसको लिखना है किसमें? आरोही क्रम में। तो 5/14 को दशमलव में बदलिएगा तो 0.3, 14 तिया 42, बचेगा 8, 14 पचे 70, आगे बढ़ते जाएगा। आगे है 6/11 तो 0.5, 5 बढ़ते जाएगा। आगे है 7/9 तो 0.9 72, लगभग 963, 7 963, इसी बढ़ते जाएगा। आगे है 8/13 तो 0.13 6 78, 13 कम 13, इस तरीके से बढ़ेगा। और आगे है 9/10 तो हो जाएगा 0.9। अब देखो बढ़ते क्रम में लिखोगे, आरोही माने बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटा कौन लग रहा है? सबसे पहले नंबर पे ई आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? ई आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा? ई आएगा, चौथे नंबर पे ई आएगा, पाँचवें नंबर पे ई आएगा। तो कहता है चौथे स्थान पर कौन आएगा? ई आएगा, 7/9 आएगा। आगे वाला प्रश्न इस प्रकार है, एक परीक्षा में 40% छात्र फेल हुए गणित में और 30% अंग्रेजी में। तो दो सब्जेक्ट है तो 2 को गोला बना लेंगे भैया। आज कट रहा है कैसे? एक है अंग्रेजी, एक है गणित। तो ये हो गया मैथ, ये हो गया इंग्लिश, ठीक है। इसमें 40% फेल हुआ और इसमें अंग्रेजी में 30% फेल हुआ और दोनों में 10% फेल हुआ, ठीक है। अब देखो ये पूरा गोलवा 40 है, जिसमें ही 10 है तो इधर कितना बचेगा? 30%। ये पूरा गोलवा 30 है, जिसमें से ही 10 है तो इधर कितना बचा? 20%। अब देखो फेल कितना हो गया? तो फेल हुआ 30, 10, 40 और 20, 60% तो फेल हो गया। तो पास कितना हो जाएगा जी? तो 100% में 60% फेल, तो 40% कितना हो जाएगा? पास हो जाएगा। आगे हल करने को बोलता है 2√12 गुने 5√20 गुने 3√15। कोई दिक्कत? इसको तोड़ेंगे तो देखो इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3, इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5। तो 2 का पेयर लगेगा, अंडर रूट में बाहर आएगा तो 4√3 गुने, ये 2 का पेयर लगेगा तो 5 पहले से 2 निकल के आएगा तो 5 दूनी 10 और √5 हो गया अंदर ही, और ये हो गया 3√15। कोई दिक्कत? गुना करो, 10 चौके 40 तिया 120, ये हो गया गुने √3 गुने √5। इसको लिख सकते हैं √3 गुने √5, 15 को, है ना। अब देखो 120, √3 गुना होगा तो 3 बनेगा, √5 गुना होगा तो 5 बनेगा। 15 गुने 12 180 और 1 0 1800। इसका सही उत्तर हो गया। आ जाओ बाबू, अगला प्रश्न नंबर 55 कहता है ABC का पूंजी का अनुपात, ABC कैपिटल का अनुपात है, पूंजी का अनुपात है 2:3:5 और जो समय का अनुपात है वो है 4:5:6। तो कहता है प्रॉफिट का अनुपात, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल गुने टाइम। तो 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 6 5 30, हमारा प्रॉफिट का अनुपात हो गया। यही तो पूछा है। अगला कहता है 2 साल के लिए 3% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। देखो तो 3% है, तो 3% का मतलब होता है 3/100। इसका मतलब क्या समझे भाई? मतलब 100 रुपया अगर मूलधन है तो अगले साल हो जाएगा 103, फिर अगला साल अगर 100 रुपया मूलधन है तो हो जाएगा 103। अगर मूलधन 100 गुने 100 10,000 है तो मूलधन हो जाएगा 10,609 रुपया, ठीक है। गुना करने पे ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 10,000 में 10,609 मिल रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 609 रुपया। अब क्या करना है भाई? देखो 10,000 नहीं है, मूलधन है कितना? 2,000।
तो 10 तो कितना गुना करेंगे, तो 1/5 करेंगे, तो इसका भी 1/5 हो जाएगा मिश्रधन, और ब्याज भी इसका 1/5 हो जाएगा। भागा दोगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, पॉइंट 25 40, 121 रुपया 80 पैसा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। कहता है किसी ऑफिस में 45 कर्मचारी एवं मैनेजर, देखो इससे समझना कि 45 कर्मचारी है और एक मैनेजर है, का औसत मासिक आय 10,800 है। 45 कर्मचारी और एक मैनेजर है, उसका मासिक आय हो गया 10,800। अगर टोटल की बात करें, टोटल कितना हुआ, तो देखो कुल कितना हो गया 45 और एक मैनेजर 46 हो गया, और औसत कितना है 10,800। तो गुना कर देंगे तो इसका हो जाएगा टोटल, मतलब इसका इनकम सभी का। यदि मैनेजर का मासिक आय शामिल नहीं किया जाए, यदि इसमें मैनेजर का शामिल नहीं करोगे तो कितना आदमी बचेगा, 45 बचेगा। तो इसका जो मासिक आय 100 रुपया घट जाता है, औसत मासिक आय, यानी औसत 100 रुपया घटेगा तो कितना हो जाएगा जी 10,700। अब यहाँ जो गुना करके आएगा उसमें से यहाँ जो गुना करके आएगा वो घटा दीजिएगा। तो देखो यहाँ 45 मजदूर है केवल, इसमें 45 मजदूर और एक का क्या है मैनेजर है, तो दोनों घटा दोगे तो मैनेजर का MANAGER मैनेजर का आय निकल जाएगा। लेकिन इतना गुना करे कौन है, आप कर लीजिएगा तो कर लीजिए, दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। देखो था कितना, तो आप कहेंगे सर 10,800 था, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। घट गया कितना, तो 100 रुपया घट गया, ये पहले था, अब 100 रुपया घट गया औसत, तो एक ऊपर घट गया 100 रुपया, तो कुल कितने मजदूर 45। देखिए बाद में घट गया तो एक मैनेजर हटा दिया तो मैनेजर की संख्या भी तो घट जाएगा। तो प्रत्येक पे 100 रुपया घट गया, औसत का मतलब यही होता है प्रत्येक पे। कितनों में से घट गया, चूँकि मैनेजर तो चला गया तो 45 में से, तो कुल कितना घट गया 4500। क्यों घट गया 4500, तो 4500 इसलिए घट गया क्योंकि 4500 मैनेजर की वजह से, यानी मैनेजर का 4500 रुपये एक्स्ट्रा था, तब ना जी 4500 घट गया। मैनेजर के जाने से 4500 घट गया, मतलब क्या कि 4500 अगर बढ़ रहा था मैनेजर की वजह से, तो 10,800 प्लस 500 करेंगे, 15,300 रुपया मैनेजर का इनकम हो जाएगा। 58 आप कर लेना, 59 हम करवा रहे हैं। कहता है एक समद्विबाहु यानी दो भुजा बराबर है, एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बराबर है। कहता है उसका परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना है 32, ठीक है। इसका आधार भुजाओं का 6/5। देखो 6/5 का मतलब समझो भाई, कौन, तो आधार किसका, भुजाओं का, तो जिसका रहेगा हम नीचे मान लेंगे, तो ये हो गया भुजा। अगर भुजा 5 है, 5x है, 5x है, तो आधार कितना हो जाएगा 6x। अब इसका परिमाप निकालोगे तो 5 और 5 10 और 6 16 हो गया। कितना हो गया परिमाप जी 16x। अब परिमाप दे रखा है 32, तो x बराबर कितना हो गया 2, यानी 5 नहीं 10 है, 5 नहीं 10 है, 6 दूनी 12 है, रियल में a है। अब इसका एरिया निकालो, तो एरिया बराबर होता है b, मतलब जो बराबर वाला भुजा नहीं है वो, तो 12 है, तो 12/4 इंटू √4a²। a का मान 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, माइनस b का मान 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। काटोगे तो 3 हो जाएगा, गुने घटा दो 400 माइनस 144, तो 3 गुने घटाने के बाद आएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 3 में से गया 256, तो 3 गुने इसका वर्गमूल होता है 16, तो 16 48 हो गया इसका क्षेत्रफल। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर 48। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न कहता है एक समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 6,425 रुपया और 8 साल में 8800 रुपया हो जाती है, तो वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। देखो भाई सिंपल सा चीज़ बता दे रहे हैं आपको, है ना। क्या, जब भी ब्याज का प्रश्न रहे तो सबसे पहले डिसाइड करिए कौन सा ब्याज,
चक्रवृद्धि, साधारण, तो साधारण ब्याज है प्रश्न पढ़ने से। तो 3 साल में, तो 3 साल में हो जाता है, तो जब कोई चीज़ हो जाता है ब्याज तो क्या बनता है? मिश्र धन। देखो इधर बनाने की कोशिश कर रहे हैं 60। तो 3 साल में क्या क्या रहेगा? एक तो ब्याज रहेगा और 3 साल का 3 साल में हो रहा है मिश्रधन, तो मिश्रधन में क्या क्या होता है? एक तो रहता है मूलधन और 3 साल है तो 3 साल का ब्याज, मिला दोगे तो हो जाएगा मिश्रधन। अब हो कितना रहा है? 6425 रुपया। फिर कहता है 8 साल में, तो 8 साल में भी वही चीज़ें हैं, मूलधन रहेगी और 8 साल का ब्याज रहेगा। अब हो कितना जाएगा? 8800। नीचे से ऊपर घटा दोगे तो कट जाएगा, ये बचेगा 5 SI, घटाओगे तो हो जाएगा 75, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ 8 में से 6 गया 2, ठीक है। तो 5 SI बराबर इतना हो गया, है ना। चलो SI बराबर कितना? 5 से भागा 2 तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 3 और 7, 5 7 35, 5 25 25, है ना। हमें निकालना मूलधन, तो मूलधन में क्या करना होगा? देखो यहाँ से निकाल सकते हैं मूलधन। P बराबर क्या? 6425 माइनस 3 SI, तो 3 और SI के मान कितना है? 475। 6 4 2 5 माइनस करेंगे, 5 तिया 15, बाकी 1 7 तिया 21 1 22, बाकी 2 4 तिया 12 2 14, घटा के लाएंगे 25 में से 25 गया 0 0, 5000। मूलधन कितना हो गया? 5000। अब कहता है 5 साल के बाद कितनी होगी? तो 5 साल के बाद क्या रहेगा? एक तो रहेगा मूलधन और रहेगा 5 साल का साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है? 5000 और 5 साल का साधारण ब्याज देखो यहाँ से लाए थे 2375, तो हो जाएगा 5 2 7375 रुपया। इस तरीके से हमने सभी प्रश्नों का सलूशन कर लिया। कोई दिक्कत हो, किस तरह का बात बोलना हो, कमेंट के माध्यम से बोल दीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।